कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कौन सा ऐसा शब्द बोल दें कि समस्या का हल मिल जाए, कौन सा ऐसा विचार भगवान दे दे कि किसी तरीके से कुछ भी संभाल पाऊँ, कम से कम अपने खर्चे पूरे कर पाऊँ, जो 2-4 लोग अपने आसपास हैं उनको कुछ दे सकूं कि जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे। नहीं समझ में आ रहा था। इसी कवायद में जब ये समझ में आ गया कि नहीं कर पाएंगे तो एक और कड़ा फैसला लेना पड़ा। 3 कियोस्क 6 में से और बंद हो गए। जिस साल हम लोगों ने शुरुआत करी थी वहीं पे आ गए। वहाँ पे तो हम जीरो में थे, पॉजिटिव पे थे, अब हम निगेटिव में थे। लेकिन कहा जाता है भगवान जिस समय रास्ते बंद कर रहे होते हैं उसी समय किसी कोने पे दूसरा द्वार खोल रहे होते हैं। 2018 में एक ई रिक्शा खरीदा था हम लोगों ने, ये सोच करके कि इस पे कभी हम लोग फूड कार्ट चलाएंगे। जब मैं एमबीए कर रहा था तो हमारे कॉलेज के बाहर बच्चों को नया नया शौक पड़ा था और सबने ई कार्ट अपने चालू किए थे। वो ई रिक्शा खरीद करके रखा हुआ था, मेरा नहीं था, भैया का था, भैया के पैसे का था। उनसे मैंने पूछा कि क्या ये ई रिक्शा यूज कर लूं? उनको सारी कहानी हम लोगों की पता थी। बोले तुम्हारा ही है, ले जाओ। उनका ये कहना और मेरा टूटना दोनों मिल गया। वो ई रिक्शा आ रहा था और मैं अपनी गाड़ी से आंख से आंसू पोंछते हुए घर तक आया कि इस समय भी कोई तो मदद करने वाला है, वो परिवार ही था। ई रिक्शा आ गया, समझ में नहीं था कि उस पर क्या बेचें, क्या करें, क्या नहीं करें। मॉल से कोई उम्मीद थी नहीं। पब्लिक सड़कों पे धीरे धीरे आ रही थी। एक छोटी सी टीम मैंने इकट्ठी की और उसी ई रिक्शे पे थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करवाया। हम लोगों ने भटूरा स्टार्ट कर दिया बेचना। तो एक एरिया समझ में आया नोएडा में कि शायद ये एरिया ऐसी है कि यहाँ पे कुछ खाने का गैप है। उस गैप वाली जगह पे ही हमने अपना वो छोटा सा ई रिक्शा और अपनी उम्मीद दोनों खड़ा कर दिया। वो उम्मीद थी एक्चुअली, लोगों को ई रिक्शा दिख रहा था। और ई रिक्शा पे जब शाम को सेल हुई हम लोगों की, तो सेल जो थी वो हुई थी तकरीबन कुछ ऐसे 700 सवा 700 रुपए की, जो कि मेरे पहले कियोस्क से ज्यादा थी। किराया नहीं था वहां पे, बिजली का बिल नहीं था, स्टाफ था, मेरी मेहनत भी थी, लेकिन सेल उससे ज्यादा थी। शाम को जब मैं बैठा मैंने सोचा कि यार विजय शायद ये कुछ मैसेज है क्या मेरे लिए, क्योंकि वो डायरी मेरे पास तब भी थी। 380 रुपए पहले दिन की सेल वाली। हम लोगों ने दूसरे दिन सेल करी, सेल आई 250 रुपए। ये बात हो रही है 2020 की, 20 लास्ट में सेल आई 250 रुपए। 3 लड़के सैलरी पे, मेरी दिन भर की मेहनत, सब कुछ करने के बाद नोएडा दिल्ली में जो अपने खर्चे थे वो बंधे हुए थे, सब कुछ चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कहां से करें, क्या करें। उसी समय मेरे पास एक कॉल आया, जो आप लोगों के पास सबके पास आता है। हम लोग फोन काटते रहते हैं ना, लोग कहते हैं कि, और फोन उठाने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, अबे रख फोन। वो लोन वाले का फोन था। उसने मुझसे कहा कि मैं लोन करवाता हूं सर, लोन चाहिए। मैंने कहा ना मेरे पास मकान है ना नौकरी है, क्या ही लोन दे दोगे तुम, कैसे दोगे लोन, चाहिए तो यूं ही मैं खाली बैठा था। भटूरे वाला लड़का मेरा भटूरा बेचने के लिए खड़ा था, भटूरे बिक नहीं रहे थे। तो उसने सर मैं लोन करवा दूंगा, आपके पास कोई गाड़ी है? मैंने कहा है। तो उसने कहा कि उस पर लोन तो नहीं है सर? सामान्यतः होता है लोन, लोन था। मैंने कहा हाँ लोन है भैया। तो उसने कहा सर मैं लोन के ऊपर लोन करवा दूंगा। मैंने कहा ये एक और ठग आ गया मुझे ठगने के लिए, एक तो वैसे ही मेरी हालत खराब है, ऊपर से कह रहा है लोन पे लोन करवा देगा। मैंने कैसे करवाओगे? उसने कहा मुझे डॉक्यूमेंट भेजिए। मेरी वो गाड़ी जो ईएमआई पे, अच्छे खासे मोटे ईएमआई पे थी, उस समय जिस समय मेरे पास 1 रुपए की कोई मदद नहीं थी, कोई हेल्प नहीं थी, वो एक अनजाना कॉल जो आया मेरे पास, लोन पे लोन वाला,
उसने मुझे दिए 7.5 लाख रुपए मेरी उस गाड़ी पे जिस पे मैं चला करता था। अब उसका लोन हो गया डबल और लोन मिल गया। लोन मिला, मैंने कहा कि भगवान ने कुछ तो रास्ता दिखाने के लिए लोन दिलवाया होगा शायद, नहीं तो इस वक्त इस गाड़ी के ऊपर जिसके ऊपर इतना बड़ा लोन है, काहे को लोन हुआ मेरा? तो भगवान हर बार तोड़ रहा था, लेकिन एक साथ में एक ऐसी उम्मीद दे रहा था कि तू रुक मत विजय, कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा कि तुझे ठीक कर देगा सब कुछ। हारने के अंतिम कदम पे वो उम्मीद आती थी और वो उम्मीद आई। वो 7.5 लाख रुपए मैंने सोचा कि ई रिक्शा, सब कुछ देखिए कितना साथ साथ घटित होता है, हम लोगों को दिमाग को उस समय कितना बैलेंस रखना हो। और अब हम लोग आ गए कि नहीं भैया ऐसे तो नहीं चलेगा, शॉप लेते हैं अपनी, वहां से करते हैं। अच्छा सही बताऊं तो वो भी अपना ऐसा वाला फैसला नहीं था जिसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट थे हम, लेकिन करना था क्योंकि दो फैक्ट कहीं मैच कर रहे थे तो करना था। उसी एरिया में 2 ऐसी शॉप्स ली गई, वो भी थोड़ा सा कहानी अलग सी है। वो शॉप्स जिनके पास थी, कोविड ने उनको खा लिया था और वो दुकानें खाली थी। हम लोग पहुंचे, ओनर ने पहले हम लोगों से बातचीत करी, हम लोगों ने अपनी बात उनके सामने रखी, उन्होंने समझा और 3 महीने का मुझे काफी कम रेंटल पे वो जगह अपनी इस शर्त के साथ दी कि अगर आपको रिस्पॉन्स आया तो मेरा किराया इससे बढ़ के इतना हो जाएगा। मेरे पास कोई उपाय नहीं था, लेकिन यह भी मुझे बहुत बड़ी मदद लग रही थी। मैंने उसके लिए तुरंत ही हामी भर दी, जगह ले ली गई। कुछ दिमाग में खाका नहीं था इसको कैसे तैयार करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक मजमून एक थोड़ा सा तैयार सा हो गया था कि बिजनेस में हमें करना किस चीज का बिजनेस है। हम लोगों ने शुरुआत करी अपने पहले आउटलेट की उसी एरिया में जिस एरिया को हम लोगों ने चिन्हित किया था, और हमारा ब्रांड पैदा हुआ मिस्टर भटूरा। इसको हम लोगों ने पहला आउटलेट हम लोगों ने खोला नोएडा के सेक्टर 122 में, जो एरिया मैं अभी भी कहता हूं कि खींच करके मुझे अपनी तरफ लाई थी। उस उम्मीद को मैं समझ नहीं पाया था कि वो मुझे यहां खींच के क्यों लाई, वो मुझे मिस्टर भटूरा के लिए खींच के लाई थी। अब मिस्टर भटूरा चेहरे पे मुस्कान बिखेरने लगा था मेरे, धीरे धीरे। जो भी मिस्टर भटूरा से खा के जाए और किसी मोड़ पे टकरा जाए, क्या अच्छा मिस्टर भटूरा आपका है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। तो इतना नाम तो मैं मॉल बिजनेस में कभी नहीं सुन रहा था। ऐसे आ रहे थे वहां से, लेकिन इतना नहीं सुन रहा था। तो ये जो सकारात्मकता दे रहा था मिस्टर भटूरा, वो मुझे कहीं ना कहीं उड़ने के लिए विवश कर रहा था। विवश ही कहूंगा क्योंकि मैं तैयार नहीं था उसके लिए, मैं तैयार नहीं था। मैंने कहा अच्छा जी, खूब लोग आने लगे। गूगल से मुझे पता चलने लगा कि कितने लोग रिव्यूज दे रहे हैं, खूब धकाधक रिव्यूज आने लगे और अच्छे फीडबैक्स आने लगे। तो जो लोग ये कहते थे कि अरे यहाँ पे कहाँ बिक रहा है तुम्हारा भटूरा, यहाँ, वो लोग खुद ही आकर के हमारे कस्टमर हो गए और कहने लगे कि भाई आपकी उसको सलाम करता हूँ। तो ये सब कुछ बदलने सा लगा, पिक्चर बदल रही थी। हम लोगों ने फैसला लिया कि अब इसको मल्टीपल आउटलेट में स्थापित करेंगे और शुरुआत हमने करी नोएडा के ही एक और सेक्टर से। फिर हम लोगों ने कदम बढ़ाया गाजियाबाद की तरफ और गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में हम लोगों ने अपना तीसरा आउटलेट खोला। फिर हम लोग पहुंचे आगरा एक्सप्रेसवे पे, जहां पे चौथा आउटलेट खोला हम लोगों ने और कवायद बढ़ती रही। फिर हम लोगों की दहलीज एनसीआर की सीमा लांघ करके पहुंच गई पहाड़ों के शहर देहरादून में। मिस्टर भटूरा देहरादून में पहुंच गया। में हम लोगों ने जो संघर्ष किया था वो सब कुछ मिस्टर भटूरा ने कहा कि आपका संघर्ष जायज था, आपका देखने का नजरिया सही था, परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, हार नहीं मानना है, थमना नहीं है, सिर्फ एक चीज बनाए रखनी है, धैर्य और लड़ाई का जज्बा। दैट्स इट। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा,
बगैर रुके, बगैर थमे तुम्हें निरंतर चलना होगा।